गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल सर? बढ़िया एकदम। अच्छा, तो सर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से चल रहा था और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलॉम्स लॉ तक की बातें हो गई है ना। कूलॉम्स लॉ के क्वेश्चंस भी हमने कर लिए थे, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है सर, और यूनिट व्हिच इज रनिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो टॉपिक हम आज डिस्कस करने वाले हैं सर, बहुत ही मजेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, क्या नहीं होता है, इसकी बात हम करेंगे सर। अभी बात समझ लें जब तक के लिए, तो ध्यान अभी के लिए मेरी वॉइस पर होना चाहिए पूरा, क्योंकि हम एक स्टोरी सुनने जा रहे हैं, ठीक है। मान लो यार मैं या आप मान लो किसी एक पर्टिकुलर सिटी के डॉन हो। मूवी जो होती है ना डॉन वाली, है ना, पूरी कंट्री का डॉन होता है ना। तो ऐसे ही मान लो कि यार मैं या आप मान लेते चल रहे हैं ना, आप इंडिया के डॉन, और मान लो ये आपका इंडिया है और आप इसके डॉन हो। यहाँ पर कौन है? यहाँ पर आप, ठीक है। ठीक है सर। सर आप जो हो इस पूरे एरिया पर एक छत्र राज कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? एक छत्र राज। समझते हो ना? एकदम मतलब तुम्हारा है पूरा एरिया, कोई नहीं है इसमें, ठीक। बच्चों आपको क्या सुनने को मिलता है कि कहीं और का कोई डॉन, मान लो ये अपने देश का कोई पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी देश है कोई, ठीक है ना, नेबर है अपना, यहाँ का कोई दूसरा डॉन D2, ठीक है, ये आपकी तरफ आ रहा है, ये आपकी तरफ आ रहा है। ध्यान से सुनते हैं ना यार, जब तक ये आपकी बाउंड्री लाइन से बाहर है, जब तक ये आपके एरिया की बाउंड्री लाइन से बाहर है, आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ठीक है बच्चा, तो जैसे ही ये बाउंड्री लाइन में एंट्री लेगा, जैसे ही ये बाउंड्री लाइन में एंट्री लेगा, तो अब आपको दिक्कत आएगी। जैसे ये बाउंड्री लाइन में एंट्री लेगा तो अब आपके कान खड़े हो जाएंगे। आप ध्यान दोगे चीजों पे कि यार ये नया आदमी कौन आ रहा है मेरे यहाँ। बात समझ में आ रही है? अब यार डिपेंड करता है, ये जो D2 है, मान लो यहाँ है, ये D2 है। आपने इस D2 के बारे में, डॉन 2 के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली, आपको पता लगा कि ये D2 या तो आपका दोस्त बनने के लिए आ रहा है, या आपके क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए, मतलब आपका दुश्मन बनकर आ रहा है, ठीक है। स्टोरी हिंदी में अच्छी लगती है यार, फील लो स्टोरी। आप डॉन थे इंडिया के, ये मेरा इंडिया है, ये मेरा मतलब हम सबका इंडिया है, ठीक है। आप इंडिया के डॉन थे, दूसरा कोई डॉन इंडिया के अंदर आया, तो आपने जब उसकी इंफॉर्मेशन निकाली तो दो क्वेश्चंस बनते हैं सर, या तो वो आपसे दोस्ती करने के लिए आ रहा होगा, या वो आपसे दुश्मनी करने के लिए आ रहा होगा, है ना। या तो आपका फ्रेंड है या आपका एनिमी। अब यार फ्रेंड होगा और एनिमी होगा। एनिमी मतलब क्या कि सर, एनिमी मतलब क्या कि ये इसके जैसा ही बनने को आ रहा है, ये चाह रहा है कि इंडिया पर भी मेरा अधिकार हो जाए। बात समझ में आएगी? तो एनिमी बनकर के आएगा तो आप क्या करोगे? आप इसको दूर भगाओगे क्या, है ना। अगर एनिमी बनकर के आ रहा होगा तो आप इसको दूर भगाओगे, क्लियर है। अच्छा, और बच्चों फ्रेंड बनकर के आ रहा होगा तो आप इसको पास बुलाओगे, है ना। और फ्रेंड और एनिमी कैसे डिसाइड होगा? फ्रेंड और एनिमी ऐसे डिसाइड होगा कि अगर ये आपके जैसा ही बनने को आ रहा है, आपके जैसा ही बनने को आ रहा है, मतलब आपको अपनी जगह से हटाकर खुद बैठने के लिए आ रहा है, तो आपका एनिमी हो गया, दुश्मन हो गया, है ना। लेकिन अगर ये आपके साथ मिलकर आपको भी स्टेबल करने के लिए आ रहा है, आपके साथ मिलकर कि हम दोनों मिलकर के ही काम करेंगे, एक साथ बैठेंगे, तो आपकी टेंशन भी आधी हो जाएगी, तो ये हमारा दोस्त हो गया। बात समझ में आ रही है? तो यार दोस्त हुआ तो इसने पास बुला लिया, है ना, और दुश्मन हुआ तो इसने दूर भगा दिया। बात समझो, है ना। अच्छा, अब ध्यान देना, ये जो डॉन आप थे ना, आप थे, ये तो है सर कोई चार्ज, ये तो है सर कोई चार्ज, ठीक है। अच्छा, और सर चार्ज की जो बाउंड्री थी ना, जिस एरिया में चार्ज ने दूसरे को देखा, जिस एरिया में आपने इंडिया की जो बाउंड्री थी, ये बाउंड्री है, ये एरिया है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और ये जो बाहर से आ रहा है D2, बाहर से आ रहा है D2, ये है अनदर चार्ज, कोई दूसरा चार्ज, ठीक
ठीक है, ये अनदर चार्ज है, क्लियर। और सर ये अनदर चार्ज डिपेंड करेगा दोस्त है या एनिमी है। अगर ये अपोजिट नेचर का है, दोनों मिलकर के एक साथ अपनी जो एक्साइटमेंट वो है स्टेज, इसको खत्म कर सकते हैं, प्लस और माइनस मिलकर के नेग्लेक्ट हो सकते हैं, न्यूट्रल बॉडी बन सकती है, न्यूट्रल बॉडी इज मोर स्टेबल, है ना। तो अपोजिट नेचर का है तो फ्रेंड हो गया, और अगर सिमिलर नेचर का है, सर उसके जैसा ही है, उसकी जगह लेने के लिए आ रहा है तो एनिमी हो गया। तो सर इस अनदर चार्ज पर ये चार्ज फोर्स कब लगाएगा? जब आप इसकी बाउंड्री में आओगे, आप इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आओगे। बात समझ में आई क्या? स्टोरी लिंक हुई हमारी स्टोरी से, बोलो पक्का? तो सर हमने क्या डिस्कस किया कि कोई चार्ज के चारों ओर का वो एरिया, इस चार्ज के अराउंड का वो एरिया जिसमें अगर कोई और चार्ज आए, जिसमें अगर कोई और चार्ज आए तो या तो अट्रैक्शन का या रिपल्सन का। चार्ज के अराउंड कोई एरिया, जिस एरिया में अगर कोई और चार्ज आए, कोई अनदर चार्ज आए, ठीक है, तो वो चार्ज या तो अट्रैक्शन का या रिपल्सन का फोर्स फील करे, तो उस एरिया को, उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। उस एरिया को, उस चार्ज का क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। बात समझ में आई क्या? बोलो सर, पक्की बात है क्या? सर डेफिनेशन दे रहा हूं मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, देखिए सर क्या होती है। द एरिया अराउंड any charge, the area around any charge or the group of charge in which another charge, any another charge feels a force of attraction or repulsion, feels a force of attraction or repulsion, is called electric field of that charge और ग्रुप ऑफ चार्जेस। बात समझ में आई क्या? बोलो पक्की बात है? तो जल्दी से जो डेफिनेशन हमने बोर्ड पर लिखी है सर उसको नोट कर लेंगे, वीडियो को पॉज करके। स्टोरी को दिमाग में रखना है, स्टोरी को नहीं भूलना है। क्लियर हो रही है सर बात? पक्का 100% श्योर हो? ओके चलिए, तो डेफिनेशन नोट करिए सर, वीडियो को पॉज करके। चलिए मिटाएं इसको। चलिए, तो बच्चा लोग इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको समझ में आ गया कि किसी चार्ज के अराउंड ऐसा कोई एरिया, किसी भी चार्ज के अराउंड ऐसा कोई एरिया, किसी भी चार्ज के अराउंड ऐसा कोई एरिया जिस एरिया में अगर किसी और चार्ज को लाया जाए, जिस एरिया में अगर किसी और चार्ज को लाया जाए तो वो चार्ज क्या फील करता है? एक फोर्स फील करता है, या तो अट्रैक्शन का या रिपल्सन का। अब अट्रैक्शन और रिपल्सन कौन डिसाइड करेगा सर? वो डिसाइड करेगा नेचर ऑफ चार्ज। अगर सिमिलर चार्ज लेकर के आ रहे हो तो रिपेल करेगा, और अपोजिट चार्ज लेकर के आ रहे हो तो अट्रैक्ट करेगा। बात समझ में आ गई क्या सर? पक्की बात है? अच्छा देखिए सर, जिस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही होती है, देखिए एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके जस्ट बाद में एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अभी हम जो बात करेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की करेंगे, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस है मैं आपको बता देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो टोटल एरिया है जिस एरिया में कोई और चार्ज फोर्स फील करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, मेरा रॉब है, आप डाउन थे ना, तो आप किसी पॉइंट पर आपसे लोग कितने डरते हैं, उस पॉइंट पर आपका डर कितना है, वो उस पॉइंट पर आपकी इंटेंसिटी है कि आप उस टाइम उस पॉइंट पर कितने केपेबल हो, कितनी स्ट्रेंथ रखते हो। बात समझ में आ रही है क्या? है ना। और एरिया क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वो तो पूरा एरिया है जो आपके अराउंड है, जो आपका है वो तो पूरा एरिया तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या है सर? किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर
आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी इंटेंसिटी क्या है। बात समझ में आ रही है। तो ये तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए है और ये पूरा एरिया है जो चार्ज के अराउंड है। क्लियर हो गया सर बात। अच्छा देखें यार सर, हम लोग बात कर रहे थे कि जो फोर्स फील करेगा, जिस एरिया में वो फोर्स फील करेगा उस एरिया को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए हमने फोर्स को काम में लिया है ना। मान लो ये कोई चार्ज था मेरे पास कैपिटल क्यू, एक दूसरे चार्ज को लेकर के आया मैं स्मॉल क्यू को, ठीक है, इसके एरिया में। तो सर इस क्यू पर फोर्स लगेगा इधर की तरफ, मान लो सिमिलर नेचर है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है r। तो सर इस पर फोर्स क्या लगेगा, F। फोर्स लगेगा सर k q1 q2 अपॉन में r स्क्वायर। ये फोर्स लगेगा क्या, k q1 q2 अपॉन में r स्क्वायर, ये फोर्स लगेगा। अच्छा अब यार एक बात बताना मुझे सर, अगर मैं यही चीज को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल दूं, ठीक है, इस पॉइंट पर r डिस्टेंस पर, ठीक है, तो यार इसमें तो स्मॉल क्यू भी आ रहा है। स्मॉल क्यू तो कौन है, जिसको लाया जा रहा है ना। यार मैं बात कर रहा हूं मेरे डर की, कि मेरी वजह से लोग कितने डरते हैं। अब मेरी वजह से लोग कितने डरते हैं, उसमें तो केवल मेरी स्ट्रेंथ होनी चाहिए ना, वो चीज तो केवल मेरी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करना चाहिए। सामने से कौन आ रहा है, उसकी ताकत क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उस बात पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, है ना। तो यार इस फॉर्मूले में से कहीं ना कहीं क्यू को हटाना है, क्यू को एलिमिनेट करना है ना। अब क्यू को एलिमिनेट करने के क्या तरीके हैं सर, मैं क्यू को 0 मान लूं। सर क्यू को 0 करूंगा तो मल्टीप्लाई होकर के एफ भी क्या हो जाएगा 0, तो मैं पता ही नहीं लगा पाऊंगा। सर जब कोई आवेश ही, कोई चार्ज ही नहीं होगा एरिया में, तो फोर्स कैसे लगेगा, ठीक है। अच्छा तो सर क्यू को कैसे हटाएं, सर मैं इस इक्वेशन को क्यू से डिवाइड कर दूं क्या। अगर मैं बोलूं कि दोनों तरफ क्यू से डिवाइड कर दो, या फिर मैं आपसे बोलूं क्यू को आप +1 कूलम्ब मान लो, फिक्स कर दो। अब क्यू को +1 कूलम्ब मानेंगे तो सर ये एफ क्या बन जाएगा, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। अब इसमें देखो कैपिटल क्यू है केवल जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, इसमें केवल कैपिटल क्यू आ रहा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है। बात समझ में आ रही है। अब यार मेरी स्ट्रेंथ मेरे डर को तो बताएगी ना, मैं जितना ताकत रखूंगा, जितनी स्ट्रेंथ रखूंगा, लोग मुझसे उतने ज्यादा डरेंगे। तो मेरा जो डर है लोगों में, वो डिपेंड करता है कि मेरी स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है। तो कैपिटल क्यू पर तो डिपेंड करेगा ही इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। डिस्टेंस या जो चीज मेरे घर में है, जो लोग मेरे घर में रह रहे हैं वो मेरे से ज्यादा डरते हैं, है ना, बजाय उसके कि जो बिल्कुल बाउंड्री में रह रहे हैं 100 किलोमीटर दूर। उन लोगों के मन में क्या है कि अगर बाई चांस हम कोई गलती करते भी हैं तो जब तक डॉन को पता चलेगा तब तक शायद हम उनसे बच के निकल जाएंगे, है ना। तो उनके मन में डर कम है, इसका मतलब डिस्टेंस के साथ साथ डर कम होना चाहिए। तो सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है आपको, इसका मतलब डिस्टेंस के साथ साथ डर कम हो जाए, है ना। तो ये चीज कब आई सर, जब मैंने क्यू को क्या माना, +1 कूलम्ब माना। क्या माना सर, +1 कूलम्ब माना, मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्या माना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। बात समझ में आई क्या। अच्छा तो बच्चों डिफाइन ऐसे ही करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, हम बोलते हैं सर फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बात समझ में आई सबको, बात समझ में आई है कि पर यूनिट चार्ज पर जो फोर्स लग रहा होता है किसी भी चार्ज की वजह से, वो उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को शो कर रहा होता है, वो उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को शो कर रहा होता है। बात क्लियर होगी क्या सर, है ना। तो मैं ये बोल सकता हूं सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको मैं डिनोट करूंगा कैपिटल ई से, ठीक है। ई को मैं बोल सकता हूं सर एफ अपॉन में क्यू। क्या बोल सकता हूं, एफ अपॉन में क्यू। क्यों बोल रहा हूं सर मैं ये, क्योंकि मान लो यार क्यू पर जो फोर्स लग रहा था एफ, तो एक पर फोर्स कितना लगेगा सर, एफ अपॉन में क्यू लगेगा। बोलो अगर क्यू चार्ज पर फोर्स लगा रहा है एफ, तो एक पर कितना लगाएगा, एफ अपॉन में क्यू, है ना। और एक पर लगने वाले फोर्स को ही तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल रहा हूं ना यार, है ना। तो ध्यान रखना है कि एक पर लगने वाला जो फोर्स है E = F अपॉन में क्यू, ठीक है, इसको मैं बोल रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बात समझ में आ गई क्या, है ना। सर एक बात बताओ, फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, चार्ज स्केलर है, वेक्टर को स्केलर से डिवाइड करता हूं तो वेक्टर क्वांटिटी आती है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। बात समझ में आ गई क्या, है ना। और ध्यान रखना है ई वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है
ई वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर will be in the direction of force on unit positive charge, ठीक है। तो ई वेक्टर की डायरेक्शन उस फोर्स की डायरेक्शन में होगी जो फोर्स यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लग रहा होगा। क्लियर हो गई सर बात? बोलो सर, पक्की बात है? श्योर? 100%? ओके, यहां तक की बातें समझ में आई सबको? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, ठीक है बच्चों। इसकी यूनिट की बात करें तो फोर्स अपॉन में चार्ज है, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। चार्ज की यूनिट क्या होती है? पर कूलम। तो इसकी यूनिट क्या हो गई सर? न्यूटन पर कूलम। बात समझ में आ गई क्या? समझ में आई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? बोलो, पक्की बात है क्या? अच्छा बच्चों, और चीजें सुनो। हमने बोला कि एक चार्ज है कैपिटल क्यू जिसका कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इसमें दूसरे चार्ज को लाया जा रहा है स्मॉल क्यू को, ठीक है। सर ध्यान दे, प्लस क्यू जो है, इस प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो ये तो वो है जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब ये तो हमारा सोर्स हो गया, ठीक है। इसको बोलेंगे सोर्स चार्ज, ठीक है बच्चों। इस स्मॉल क्यू को क्यों लाए हम? ताकि हम ये चेक कर सके कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक है ना। तो इस स्मॉल क्यू को क्यों लाए? टेस्ट करने के लिए। मान लो यहां रखा तो फोर्स नहीं लगा, मतलब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। जब इस बाउंड्री के अंदर ले गए तो फोर्स लगा, मतलब पता चल गया कि यहां तक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर? तो इस स्मॉल क्यू से हम क्या पता लगा रहे हैं? इसको टेस्ट कर रहे हैं। तो इस स्मॉल क्यू को बोलते हैं सर टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो जिस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं वो तो होता है सोर्स चार्ज, और जिस पर फोर्स देख रहे हैं वो होता है टेस्ट चार्ज। क्लियर हो गई सब बात? तो आप ये लिख सकते हो एक छोटा सा पॉइंट डाल करके, क्या? whose electric field is calculating, whose electric field, EF मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, इज कैलकुलेटिंग, कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। that one is known as source charge, ठीक है। and on which force is applied, और जिस पर फोर्स लग रहा है, on which force is applied, that one is known as what? टेस्ट चार्ज। जिस पर फोर्स लग रहा है उसको हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं, और जो फोर्स लगा रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं सर? सोर्स चार्ज बोलते हैं। क्लियर हो गया सर बात? तो सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज का पता चल गया सर, पक्की बात है। अब सर हमारी जो 12th क्लास है ना, बोर्ड क्लास, उसमें कुछ क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन होता है सर टेस्ट चार्ज की वैल्यू जनरली बहुत स्मॉल रखी जाती है। जनरली वैल्यू ऑफ टेस्ट चार्ज small q is kept small. Generally value of test charge is kept small, ठीक है, स्मॉल रखी जाती है। आपसे पूछता है क्यों ऐसा क्यों होता है, आपसे पूछता है क्यों ऐसा क्यों होता है। इसके दो रीजन है सर, ध्यान देना यार। ये वाली चीजें नोट करिए। क्या अभी नहीं करी? बोलो, अभी नहीं करी ना? चलिए, तो पहले आप ऐसा करें, बोर्ड में लेफ्ट साइड में जो लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तक जो लिखा हुआ है, इस चीज को पॉज करके जल्दी से नोट कर लें। हरी अप स्टूडेंट्स, जल्दी करें। नोट कर लिया? मिटाएं। देखिए सर, कुछ समझने की बात है, छोटी सी, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है समझने की, जल्दी से समझ में आ जाएगा। क्या है? देखें यार, मान लो मैं इस कैपिटल क्यू की वजह से चेक कर रहा हूं, ठीक है। मैं इसके पास में लेकर के आया एक और चार्ज स्मॉल क्यू, तो ये तो मेरा सोर्स हो गया, ये तो सोर्स चार्ज हो गया, और ये
टेस्ट चार्ज हो गया, है ना। मैंने बोला कि टेस्ट चार्ज की वैल्यू बहुत कम रखी जाती है, स्मॉल रखी जाती है ना। सर अगर मैं क्यू को लार्ज ले लूंगा, मान लो मैंने इसको ले लिया लार्ज, बड़ा ले लिया स्मॉल क्यू, ठीक है यार, बड़ा लूंगा तो ये जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा फोर्स अप्लाई होगा इस प्लस क्यू पे, क्योंकि हम एक चीज तो पढ़ चुके हैं ना कि क्यू और स्मॉल क्यू में जो फोर्स लग रहा है आपस में वो इन दोनों के प्रोपोर्शनल है और दोनों पर सेम लग रहा है। ये जितना इस पर लगा रहा है यही उतना ही इस पर लगा रहा है। बात समझ में आ रही है? ये चीज तो हम पढ़ चुके हैं, दोनों आपस में एक दूसरे पर बराबर और विपरीत जो इक्वल फोर्स लगाते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, है ना। अच्छा तो सर ये जो कैपिटल क्यू है और ये स्मॉल क्यू है, अगर इसको लार्ज लूंगा तो इस पर लगने वाला फोर्स जो होगा F वो भी ज्यादा होगा, है ना। अगर मैंने Q को बड़ा लिया तो F भी बड़ा हो गया, है ना। अब यार फोर्स ज्यादा लगेगा इस पर तो मान लो ये यहाँ से डिस्प्लेस हो सकता है ना। तो क्या होगा सर, डिस्प्लेस हो सकता है, मतलब खिसक सकता है। और अगर डिस्प्लेस हो गया कैपिटल Q, अगर ये कैपिटल Q डिस्प्लेस हो गया, खिसक गया, तो सर ये डिस्टेंस बदल जाएगी, ये डिस्टेंस चेंज हो जाएगी, है ना। और खिसकते ही मैं एग्जैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा, मैं एग्जैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस चेंज हुई तो पहले यहां था तो मुझे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, लेकिन अगर ये शिफ्ट हो गया तो मुझे यहां की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, यहां की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही है क्या? तो पहला रीजन क्या है सर, अगर स्मॉल क्यू टेस्ट चार्ज ज्यादा लार्ज होगा तो वो ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करेगा सोर्स चार्ज पर, तो सोर्स चार्ज जो है हमारा वो डिस्प्लेस हो सकता है, ठीक है। और अगर सोर्स चार्ज डिस्प्लेस हुआ तो मैं एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा। क्लियर? तो फर्स्ट डिस्कशन, फर्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा सर, इफ टेस्ट चार्ज इज लार्ज, टेस्ट चार्ज इज लार्ज, then it applies, then it will apply, then it will apply large force on source charge, due to which source charge may get displaced, और अगर ये डिस्प्लेस हुआ एंड फाइनली we cannot calculate exact value of electric field। बात समझ में आ गई क्या? अगर ऐसा हुआ तो हम एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। बोलो सर, बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा दूसरी बात सुने, दूसरा रीजन सुने सर, दूसरा रीजन सुने सर। अगर सर Q लार्ज होता है तो सर ये स्मॉल Q खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो बनाएगा, ये सेल्फ इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो क्रिएट करेगा, है ना। मान लो मुझे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और अगर इस पॉइंट पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो गया, ये अगर एक ग्रेटर अमाउंट में हो गया, ठीक है, तो बच्चों इस पॉइंट पर मुझे नेट इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, स्मॉल क्यू का, कैपिटल क्यू का तो मिल ही नहीं पाएगा। बात समझ में आ रही है? दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में इंटरफेयर करेंगे और इंटरफेयर करेंगे तो वापस से मैं एग्जैक्ट इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा। बात समझ में आई क्या? तो सर सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट है हमारा, इफ टेस्ट चार्ज विल बी लार्ज, if test charge is large, then it will form a large electric field, it will form a large electric field, ठीक है। और अगर ऐसा हुआ बच्चों तो मैं कैपिटल Q का एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा। बात समझ में आ रही है ना? तो इट विल फॉर्म अ लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड these both electric fields will interfere, और अगर ये इंटरफेयर करेंगे so finally I will not be able to find exact electric field,
तो मैं एग्जैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो दो रीजन थे सर हमारे टेस्ट चार्ज को नेग्लिजिबल लेने के, छोटे लेने के। क्या पहला, अगर टेस्ट चार्ज ज्यादा होगा तो वो सोर्स चार्ज पर फोर्स भी ज्यादा लगाएगा, ज्यादा फोर्स होगा तो सोर्स चार्ज डिस्प्लेस हो सकता है, और अगर सोर्स चार्ज अपनी जगह से खिसका तो सर एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल पाएंगे। समझ में आया? दूसरा, अगर टेस्ट चार्ज बड़ा होगा तो सर ये खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा बड़ा, और खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो इसका और इसका दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरफेयर करेंगे, और इंटरफेयर करेंगे तो वापस से इस पॉइंट पर सोर्स चार्ज की वजह से एग्जैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा। बात समझ में आई क्या? तो एक बात दिमाग में बिठाओ कि टेस्ट चार्ज को कम से कम होना पड़ेगा, नेग्लिजिबल होना पड़ेगा। क्लियर? चलिए सर वीडियो को पॉज करेंगे और जल्दी से जो भी बोर्ड पर लिखा हुआ है उसे नोट करेंगे। हाँ जी सर, हो गया मिटाएं? अच्छा, अब ये बात तो तय हो गई कि स्मॉल क्यू को क्या रहना पड़ेगा, नेग्लिजिबल रहना पड़ेगा, जीरो रहना पड़ेगा, है ना? तो सर अब देखते हैं जरा कि स्मॉल क्यू को जीरो कर सकते हैं या नहीं, छोटे से छोटा कर सकते हैं या नहीं। छोटे से छोटा तो कितना कर सकते हैं सर, जीरो कर दूंगे ना, लेकिन हमने डिसाइड किया था ना, डिस्कस किया था कि जीरो नहीं रख सकते। जीरो रखेंगे तो क्या हो जाएगा सर, फोर्स जीरो हो जाएगा। चार्ज ही नहीं है तो फोर्स कैसा, किया था ना डिस्कस अभी थोड़ी देर पहले, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला डेरिवेट कर रहे थे, थोड़ा सा समझ रहे थे, है ना? अच्छा देखिए सर, हमें इतना तो पता चल गया कि क्यू को स्मॉलर टू स्मॉलर रहना है, स्मॉलर टू स्मॉलर रहना है, और स्मॉलर टू स्मॉलर कितना, जीरो, है ना? तो मैं क्या करता हूं सर, मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन है क्या है, एफ वेक्टर अपॉन मी क्यू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना, इसको मैं एक लिमिट लगा देता हूं। मैंने बोला कि इसमें जो स्मॉल क्यू है ना, टेस्ट चार्ज, ये आपका टेंड्स टू जीरो है। ये स्मॉल क्यू क्या है सर, टेंड्स टू जीरो है। क्लियर? अब यहां पर एक डाउट आपके मन में आना चाहिए, आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो देखते हैं। सर क्यू टेंड्स टू जीरो, क्यू की वैल्यू क्या पुट कर दी, जीरो। अगर मैं क्यू को जीरो लिखता हूं तो किसी भी चीज को जीरो से डिवाइड कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, क्या है ना? तो जब ऐसे तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी आएगा, क्यों? क्योंकि टेस्ट चार्ज को तो जीरो लेना है, टेस्ट चार्ज को जीरो लूंगा तो काम बिगड़ जाएगा। बोलो रीजन पता है क्या, नहीं पता? चलो देखते हैं यार। मान लो यार ये मेरा सोर्स चार्ज है कैपिटल क्यू, यहां पर एक स्मॉल टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस स्मॉल आर है, ठीक है? तो इस स्मॉल क्यू पर लगने वाला जो फोर्स होगा एफ, वो एफ क्या होगा सर, फॉर दिस सिस्टम, इस सिस्टम के लिए जो मैंने डायग्राम बनाया है, इस सिस्टम के लिए एफ क्या होगा सर, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, यही होगा ना, कूलॉम्स लॉ से। ठीक है सर, एक चीज ध्यान रखना, लिमिट जो होती है क्यू टेंड्स टू जीरो या कुछ भी, ये लिमिट पुट कब करते हैं, जब अंदर का ब्रैकेट सॉल्व हो चुका हो, जहां तक हम उसे सॉल्व कर सकते हैं वहां तक सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, अगर अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व नहीं किया है तो आप लिमिट पुट करते हो सीधे, तो आंसर कभी भी फाइनाइट नहीं आएगा। ठीक है, अनडिफाइंड फॉर्म्स बनेंगे। ये मैथ्स वाले बहुत अच्छे से समझेंगे, उन्होंने लिमिट्स पढ़ ली है 11th में। लेकिन मैं बायो वालों को इतना दिमाग में डिसाइड करना है कि अंदर जो भी है इसको सॉल्व करो, कब तक, जब तक ये सॉल्व हो सके, और सॉल्व हो गया फाइनली, वहां पर जाकर के जो लिमिट दी है उसको पुट कर दो। क्लियर? तो सर पहले इसको सॉल्व करना है ना। एफ की वैल्यू क्या है, के क्यू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर है क्या? तो सर देखिए ई क्या बनेगा, सो ई इक्वल्स टू क्या बनेगा, लिमिट क्यू टेंड्स टू जीरो, एफ की वैल्यू क्या है सर, के क्यू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, और बटे में क्या है सर, स्मॉल। सर स्मॉल क्यू से स्मॉल क्यू कैंसिल, बोलो स्मॉल क्यू से स्मॉल क्यू कैंसिल, तो अब ई इक्वल्स टू क्या बना सर, लिमिट क्यू टेंड्स टू जीरो, के कैपिटल क्यू अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर। अब पुट करो यार लिमिट, अब पुट करो। सर कहां पुट करें, स्मॉल क्यू तो दिख ही नहीं रहा। हाँ तो यही तो फायदा है ना, सॉल्व करने का फायदा क्या हुआ यार, जिसको जीरो रखना था वो हट गया। अब जब वो है ही नहीं इक्वेशन में तो मैं जीरो का पुट करूं, नहीं तो इसकी वैल्यू तो लिमिट क्यू टेंड्स टू जीरो लगाओ चाहे मत लगाओ, वैल्यू क्या आनी है, के क्यू अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर। लिमिट क्या आनी है सर, के क्यू अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर। मतलब ये क्या है, ये बेसिकली सोर्स चार्ज कैपिटल क्यू की वजह से
सोर्स चार्ज कैपिटल क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है कितने पर, एट आर डिस्टेंस पर। बात समझ में आई क्या? बोलो सर, बोलो सर। ये छोटा सा टॉपिक जो लिमिट वाला कांसेप्ट आया ये समझ में आया क्या? मैथ्स वालों को तो आ गया होगा, बायोलॉजी वाले ध्यान से समझ लेना यार, बीच में डाउट मत करना, ठीक है? लिमिट तब पुट करते हैं जब अंदर की ब्रैकेट को सॉल्व कर चुके होते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो स्मॉल क्यू गेट्स कैंसिल्ड, स्मॉल क्यू कैंसिल हो जाएगा तो स्मॉल क्यू है ही नहीं। लिमिट का पुट करें, लिमिट पुट करो मत करो, आंसर वही आएगा जो ब्रैकेट में वो कांस्टेंट है। स्मॉल क्यू के अकॉर्डिंग तो ये चीज कांस्टेंट है, ये स्मॉल क्यू पर डिपेंड नहीं करता, तो ये बाहर आ जाएगा, ठीक है? तो के क्यू अपॉन में स्मॉल आर बाय स्क्वायर। फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मुझे आर डिस्टेंस पर क्यू चार्ज की कितनी मिल गई सर? के क्यू अपॉन में स्मॉल आर का। क्लियर हो गई सर बात? बोलो, पक्की बात है? चलिए तो वीडियो को जल्दी से पॉज करके नोट करें जो भी चीजें बोर्ड पर हैं। आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करेंगे, कर लिया? ठीक है, तो सर आज की वीडियो हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अनदर काइंड ऑफ बॉडीज। बहुत तरीके की जो सिस्टम होते हैं मेरे पास, स्फेरिकल बॉडी हो, दो बॉडी हो, एक साथ चार बॉडी हो, ऐसे कुछ बॉडीज के थ्रो के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे हम डिफरेंट पॉइंट्स का। क्लियर है सर? बाकी की बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नए टॉपिक, नई एनर्जी और नई कॉन्फिडेंस के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।